नमस्कार, मैं सुनील कुमार मंडल, प्रवक्ता आर इंटर कॉलेज भदोही। आज 11th क्लास के बच्चों के लिए जिस कड़ी में हम पढ़ा रहे थे उसी कड़ी का अगला हिस्सा लेके आए हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर में बॉन्ड हैवर्ट चक्र, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स जो हम पढ़ा रहे थे उस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स में एक कड़ी है बॉन्ड हैवर्ट चक्र, जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रसायन विज्ञान को आत्मसात करना चाहते हैं, ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो हर एक पॉइंट आपको बहुत ही मेहनत से समझ के पढ़ना पड़ेगा। तो आइए आज समझाते हैं हम बॉन्ड हैवर्ट चक्र क्या है। ये एक ऊष्मागतिक इकाई होती है, ऊष्मागतिक फंक्शन है, ऊष्मागतिकी, जिसमें ऊष्मा और रासायनिक क्रिया का संबंध व्यक्त किया जाता है। तो उसी कड़ी में है कि ये ऊष्मागतिक इकाई में जो समवन ऊष्मा होती है, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन समझते हो? जब कोई रासायनिक क्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ बनते हैं, तो उस क्रिया रासायनिक क्रिया में बनने वाले ऊर्जा या उत्पन्न होने वाले ऊर्जा को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन या विरचन की ऊष्मा या विरचन की ऊर्जा कहते हैं। तो उस ऊर्जा के निर्माण में, उस अभिक्रिया में होने वाली विभिन्न पदों में जो भी घटनाएं होती है उसका कोरिलेशन होता है, उसके साथ में जो संबंध स्थापित किया जाता है उसको हम बॉन्ड हैवर्ट चक्र के द्वारा समझते हैं, वह समझाते हैं। बॉन्ड हैवर्ट चक्र इसमें क्या है? एक ऊष्मागतिक चक्र है। इसके द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया में विभिन्न पदों के साथ संबंध स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सोडियम क्लोराइड का जो निर्माण होता है, किसका निर्माण? सोडियम क्लोराइड NaCl का निर्माण प्रक्रिया में होने वाले विभिन्न पदों, होने वाली विभिन्न घटनाएं, समझ लो विभिन्न घटना, जैसे सबसे पहले हम एक सोडियम एलिमेंट लेते हैं। ये क्या है? ठोस है। इसके नीचे S लिखा होता है, S का मतलब होता है सॉलिड। ठोस को जब हम गैसीय रूप में परिवर्तित करते हैं तो इस क्रिया को, ठोस को सीधे गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन को ऊर्ध्वपातन ठीक है, सब्लिमेशन कहते हैं। यानी कि किसी ठोस को गर्म करने पर अगर वो द्रव्य ना बदल करके सीधे गैस में बदल जाए तो इस क्रिया में जो ऊर्जा देना पड़ेगा उसको हम कहते हैं प्लस S या ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। ठीक है, सब्लिमेशन कहते हैं। और जब कोई तत्व गैस अवस्था में हो और गैसीय अवस्था में और विलग हो, आइसोलेटेड हो, यानी कि किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ा हुआ ना, उस अवस्था क्या कहते हैं? आइसोलेटेड, विलग अवस्था। और विलग अवस्था में जब होते हैं, उस अवस्था में उस तत्व के बाहरी कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे हम उस तत्व की आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, जिसको हम प्लस I से प्रदर्शित करते हैं। प्लस का मतलब होता है कि ऊर्जा देना पड़ता है, और कहीं अगर किसी चिन्ह में
किसी सूत्र में हम माइनस का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब ऊष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो हम इस सोडियम गैसीय परमाणु के बाहरी कोश में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सोडियम आयन में परिवर्तित हो जाएगा, सोडियम आयन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, धनात्मक यानी कि ऊर्जा देना पड़ा, तब उसमें से बाहरी कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। और सेम उसी प्रकार से अगर हम क्लोरीन गैसीय परमाणु, क्लोरीन के गैसीय परमाणु को सबसे पहले हम वियोजन करना पड़ेगा, डिसोसिएशन, वियोजन। लेकिन हमें एक परमाणु चाहिए तो इसके लिए हमें कितना चाहिए, D/2। D/2 का मतलब D फॉर डिसोसिएशन, और कितने के लिए, आधा अणु यानी कि एक परमाणु गैसीय अवस्था में हो तो उसको वियोजित करने के लिए, यानी कि गैस के एक अणु को वियोजन करके एक परमाणु बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे हम वियोजन ऊर्जा, डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, वियोजन ऊर्जा के बाद जब ये गैसीय अवस्था में आ गया, विलग अवस्था में हो, आइसोलेटेड हो, और उसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन जमा करने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन जमा करेंगे तो ऊर्जा उत्पन्न होगी। ध्यान रखना, यहां पर इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहां पे ऊर्जा उत्पन्न होगी तो इसको हम माइनस में लिखेंगे, यानी कि किसी गैसीय परमाणु के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन जमा करने पर जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो अब इसके बाहरी कोश में जब एक इलेक्ट्रॉन जमा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयन में, ऋणायन में तब्दील हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और जब धन आयन और ऋण आयन दोनों को एक नजदीक ले आएंगे, ठीक है, धन आयन और ऋण आयन को एक दूसरे के नजदीक जब ले आएंगे तो क्या बनेगा, NaCl का निर्माण हो जाएगा, NaCl ठोस बन जाएगा। और इसके लिए जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको हम कहते हैं U0 पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस प्रकार से जब हम किसी सोडियम परमाणु और क्लोरीन के बीच में क्रिया करते हैं तो इतने पदों में NaCl का निर्माण होता है। अगर इसको हम एक सामान्य अभिक्रिया द्वारा दिखाते हैं तो सामान्य अभिक्रिया में हम क्या करते हैं कि सोडियम और 1/2 क्लोरीन की क्रिया करने पर NaCl का जो निर्माण करते हैं तो उसको हम कहते हैं -Q। ठीक है, इस क्रिया में जितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई -Q, और -Q किसके बराबर हुआ, इस पूरे चक्र में देख लीजिए -Q किसके बराबर हुआ, इस दोनों पदों में जितनी ऊर्जा उत्पन्न हुआ या जितनी ऊर्जा देना पड़ा उन संपूर्ण ऊर्जाओं के योग के बराबर। ठीक है, उस संपूर्ण ऊर्जाओं के योग के बराबर हुआ। यहाँ पे भी ऊर्जा उत्पन्न हुआ तो ये भी ऋणात्मक लिखेंगे। तो अब अगर हम सबको टोटल करते हैं तो -Q बराबर आप जोड़ते रहिए +S +I +D/2 -E और -U0 इसके बराबर होगा। ठीक है, अगर हम इस समीकरण को इस तरीके से बदल दें कि Q बराबर संपूर्ण ऊर्जा कितना होता है, 0 के बराबर होता है, तो Q अगर इसमें आ जाएगा तो Q +S +I +D/2 +E +U0 बराबर 0। ठीक है, ये माइनस में सॉरी ये प्लस वाला ये जो बराबर इस पर आएगा तो बराबर इस पर जब आएगा तो ये माइनस में आपका हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, इसके बराबर 0। इसको हम कहते हैं बॉन्ड फाइबर चक्र। ठीक है, इसमें थोड़ा सा साइन में परिवर्तन हमने किया है, इसको सही करना है कि असल में पूरे
चक्रीय पथ में कुल ऊर्जा परिवर्तन कितना होता है? 0 होगा पूरे चक्रीय पथ में। तो कुल ऊर्जा परिवर्तन जब 0 होगा तो ये जो समीकरण बना इसका टोटल कितना होगा? 0 होगा। तो इस समीकरण को हम जब इस तरीके से लिखेंगे Q प्लस H प्लस I प्लस D/2 माइनस E माइनस U0 बराबर 0 हो जाएगा। ये होगा आपका कुल समीकरण। क्यों? क्योंकि कुल ऊर्जा परिवर्तन कितना होगा? 0 होगा। कि चक्रीय पथ है, यानी कि जितना ऊर्जा वो उत्सर्जन करेंगे उतना ही ऊर्जा का वो अवशोषण करेंगे। तो इस प्रकार से इस समीकरण को हम क्या कहेंगे? बार्न-हैवर चक्र के द्वारा जब किसी यौगिक का निर्माण होता है उस परिवर्तन में होने वाले विभिन्न पदों में ऊर्जा उन्मुक्त होते हैं या अवशोषित होते हैं, उसका टोटल योग इस प्रकार से हम आपको दिखाएंगे। अब हम एक एक पद को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे समझते हैं कि क्या हुआ इसमें, ठीक है? तो आप लोग इसको फिर से, क्योंकि एक एक पद का जब तक डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आप लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। इसमें हुआ क्या है आपका, जैसे सबसे पहले आपको पहला पद जैसे हमने यहाँ पे इस टॉपिक को समझते हैं तो ये है क्या है? सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी, तो सब्लिमेशन एनर्जी प्लस एच, इसका मतलब हमने समझाया था कि सब्लिमेशन का मतलब है कि जब किसी ठोस तत्व को गर्म करके सीधे गर्म करके द्रव में बदलकर सीधे गैस अवस्था में बदल जाए। तो जो हम गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ठोस अवस्था में हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको हम प्लस लिख रहे हैं। और एब्जॉर्ब कर करके वो ठोस बिना द्रव में बदल करके सीधे गैस में बदल जाएगी। इस प्रकार से गर्म कर, जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे घर पे नौशादा है कपूर को जब गर्म करते हैं तो वो पिघलता नहीं है, सीधे गैस में बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा या ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। सेकंड स्टेप आया है, सेकंड स्टेप जो आया है आपका आयनन विभव। क्या है? आयनन विभव। तो आयनन विभव में इससे पहले भी कई बार चर्चा हुआ है आवर्त सारणी वाले चैप्टर में, इसको फिर से मैं समझाता हूं। आयनन विभव का मतलब होता है कि जब कोई तत्व गैसीय अवस्था में विलय हो, किसी दूसरे के साथ जुड़ा हुआ ना हो, उस अवस्था में जब कोई, जैसे सोडियम है, सोडियम के बाहरी कोश में 2,8,1 ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? और जब हम ऊर्जा के द्वारा ऊर्जा देकर के इस बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, बाहरी कोश में अंदर वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऊर्जा देकर के जब इस इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे तो उस रिमूव करने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी उसे हम क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है? आयनन ऊर्जा, ठीक। तो इसको हम ऊर्जा देना पड़ा तो प्लस आई लिखेंगे, समझ में? अब धनायन में बदल गया। अब हमें ऋणायन बनाने के लिए, क्लोरीन के ऋणायन बनाने के लिए ये अणु है तो वियोजन ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? वियोजन ऊर्जा। तो वियोजन का मतलब होता है कि जब एक अणु को हम परमाणु में तोड़ देते हैं तो तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। हमें आधा अणु यानी कि एक परमाणु की जरूरत है तो D/2, ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी। फिर हम इसको डिसोसिएट कर दिए, परमाणु में गैसीय अवस्था में ही है, और फिर जब गैसीय अवस्था में है तो उसके बाहरी कोश में जब एक इलेक्ट्रॉन जमा करते हैं, क्लोरीन के बाहरी कोश में 2 3, पहले में 2 फिर 8 और आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से हम इसको जमा करते हैं, जब इसमें डालते हैं तो डालने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो जब इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो ये ऋणात्मक आवेश युक्त हो जाता है। अब धन आवेश और ऋण आवेश को जब नजदीक लाते हैं तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, आकर्षण बल हो जाता है। आकर्षण बल के कारण ये एक यौगिक में बदल जाता है जिसे हम NaCl कहते हैं। उस यौगिक में जब परिवर्तन होता है
उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो अब इसका मान ऋणात्मक होता है। अब कुल पूरे परिवर्तन में जितना ऊर्जा परिवर्तन हुआ उसको हम इस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, माइनस क्यू यानी कि अब जब एक समीकरण इस तरीके से दिखाया हमने NaCl बनाते हुए, तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ उसे हम क्यू कहते हैं, और क्यू का मान, इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ उसे क्यू कहते हैं। क्यू का मान इस टोटल परिवर्तन में जो ऊर्जा परिवर्तन हुआ उसके बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न हुआ माइनस क्यू के बराबर, और टोटल परिवर्तन में कितना हुआ, इतने बराबर हुआ। तो ये इसके बराबर है, और कुल ऊर्जा परिवर्तन हमेशा शून्य होता है। तो शून्य होने का इस समीकरण को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम एक इसी आपके बॉर्न हाइबर चक्र में प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है कि सोडियम क्लोराइड की जालक एंथैल्पी निम्न आंकड़ों की सहायता से ज्ञात कीजिए। इसकी सोडियम क्लोराइड की जालक एंथैल्पी। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है और उसका उत्तर हमें कैसे देना है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सबसे पहले आप सोचिए, मनन कीजिए कि हमें करना क्या है, क्या पूछा गया है। तो इससे पहले हमने आपको बॉर्न हाइबर चक्र के बारे में बताया कि जालक एंथैल्पी किसे कहते हैं, किसे डिनोट करते हैं। जालक एंथैल्पी का मतलब होता है U0 जो हमने लिखा था, U0 पोटेंशियल एनर्जी, और इसका मान ऋणात्मक होता है, जालक एंथैल्पी कहते हैं। तो समीकरण आपको याद होगा, क्या लिखा था हमने, माइनस क्यू इज इक्वल टू एच प्लस आई प्लस डी बाई टू माइनस ई और माइनस U0 ये लिखा था। और जब हम इस समीकरण को जीरो कर दिया था तो क्या हो गया था, Q प्लस एच प्लस आई प्लस डी बाई टू माइनस ई माइनस U0 बराबर 0 लिखा था, ठीक है ना। तो हम इस समीकरण की सहायता से हम U0 का मान यानी कि जालक एंथैल्पी का मान ज्ञात कर सकते हैं। सो इसका वैल्यू रख दीजिए। Q का मान कितना है, Q का मान है 97.4, तो 97.4 97.4 प्लस H का मान सब्लिमेशन एनर्जी कितना दे रखा है 26, तो 26 लिख दीजिए, प्लस I का मान कितना है 118.6 प्लस D का मान डिसोसिएशन एनर्जी कितना होगा 58/2 माइनस E इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना है 85, तो 85 EU और प्लस माइनस U0, तो U0 बराबर 0। तो हम अगर U0 बराबर लिखेंगे तो U0 अगर हम बराबर कुछ पर ले जाते हैं तो U0 बराबर कितना हो जाएगा, U0 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इसका मान आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। इतना ही रह जाएगा, क्यों, क्योंकि U0 जब बराबर किस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो U0 बराबर क्या हो जाएगा 97.4 प्लस 26 प्लस 118.6 प्लस इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 to the 4 29 माइनस 85, ठीक है। तो इसको जब हम इसको ऐड करके इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो 97.4 प्लस 26 प्लस 118.6 प्लस 29, ठीक है, तो 0 इसका टोटल प्लस वाला वैल्यू कितना है 271.0 और ये माइनस में वैल्यू था, ठीक है। इसमें से 85 माइनस कर ले तो 186 किलो कैलोरी पर मोल। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। इस प्रॉब्लम की जगह जालक ऊर्जा यानी कि U0 जो समीकरण हमने आपको दिया था उस समीकरण की सहायता से हमने कैलकुलेट कर लिया। U0 का मान कितना आया, U0 का मान 186 किलो कैलोरी प्रति मोल आ गया। जो यूनिट यहाँ पे दे रखा है कोई यूनिट परिवर्तन हमें करना नहीं पड़ा, तो जो यूनिट दे रखा उसी यूनिट में इसका वैल्यू आ गया। तो मैं समझता हूँ एक छोटा सा टॉपिक था बॉर्न हाइबर चक्र, आपको समझ में आया होगा। इसके अगले कड़ी में जब हम
इसके आगे पढ़ाएंगे तो अगला हिस्सा हम आपको कोवलेंट बॉन्ड यानी कोवलेंसी के बारे में बताएंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग घर पे इस प्रकार से रसायन विज्ञान पढ़ करके समझ करके एक नोट्स, मजबूत नोट्स तैयार कीजिए जिससे आपका उज्जवल भविष्य बन पाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कड़ी में जरूर मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे। तो निश्चित रूप से आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होगी केमिस्ट्री से रिलेटेड, मैं इसको सही से आपको उत्तर दूंगा और समझ में भी आ जाएगा। जब तक ना समझ में आए तब तक आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।